Hello students, I hope you all students are fine. We read the 6th lesson of 11th class. Executive in a parliamentary system. संसदीय सरकार में कार्यपालिका। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा है राष्ट्रपति के कार्यकाल, नियुक्ति, वेतन भत्ते सभी। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक कार्यकारी शक्तियाँ और दूसरी है वैधानिक शक्तियाँ। तो जिसमें हम कार्यकारी शक्तियों में पहला पॉइंट है मंत्री परिषद का निर्माण। कि जो भी कार्य किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा, और जो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वही पूरा करता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण करने के विषय में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जब किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है। जिस पार्टी के एमपी ज़्यादा चुनकर आते हैं उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। यदि बहुमत प्राप्त न होने पर जो भी जिस दल को ज़्यादा समर्थन प्राप्त होता है या ज़्यादा उसके सदस्यों का निर्वाचन होता है उसको राष्ट्रपति अपने पास बुला लेता है और उसको सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। परंतु जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। जैसा कि सन 1996 में लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। और 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा के 14वें चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी और उसके सहयोगी दलों ने समर्थन देने का पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया था। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। वह अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति का नाम न तो मंत्रिपरिषद की लिस्ट में लिख सकता है और न ही किसी का नाम हटा सकता है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति केवल नियुक्त करने का ही उसका जिम्मा है, बाकी सभी उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्तियों के मामले में है जो भी देश की जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं वो सभी नियुक्तियों को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको नाम मात्र का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार के मंत्री, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, विदेशों में जाने वाले राजदूत आदि। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है: अंतर्जातीय परिषद, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो ये सभी प्रकार की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई आयोग, सैनिक क्षेत्रों के संबंध में शक्तियाँ, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट है कूटनीति शक्तियाँ। चौथा पॉइंट है कि विदेश विषयों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में जाने वाले राजदूत उसके द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। विदेशों से आए हुए राजदूत और कमिश्नर भी अपने प्रमाण पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। विदेशों के साथ समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विविध कार्य शक्तियाँ। जो और भी अन्य प्रकार की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन संबंधी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति प्रशासकीय शक्तियाँ नियम बना सकते हैं।
इसमें आगे है, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को समय समय पर उचित निर्देश दे सकता है। केंद्रीय प्रदेशों तथा संघ लोक क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। इसका बी पॉइंट है वैधानिक शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव शक्तियाँ। वैधानिक का मतलब है कानून, विधान। तो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है या जो भी बिल पेश किया जाता है, उसको फाइनल वाचन के बाद में या उस पर बहस के बाद या फिर उसको वोटिंग के बाद जब वो कानून ये विधेयक पास हो जाता है तो लास्ट स्टैम्प राष्ट्रपति की ही लगती है इस पर, और सभी जो भी प्रक्रिया होती है वो फाइनल रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है। तो जैसे कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 6 फरवरी 2004 को 13वीं लोकसभा 8 माह पूर्व ही भंग कर दी थी। राष्ट्रपति जैसा कि प्रथम और अंतिम अधिवेशन के दोनों के अंदर 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता, जिस प्रकार से लोकसभा को राष्ट्रपति समय से पहले भी भंग कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 6 फरवरी 2004 को 13वीं लोकसभा के 8 माह पूर्व ही भंग कर दी थी। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है तथा उद्देश्य के लिए संसद सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति संसद को कोई भी संदेश भेज सकता है। नई संसद का प्रथम तथा संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति के नाम भाषण से आरंभ होता है और ये पार्लियामेंट का भाग होता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति इसके सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 12 सदस्यों का चुनाव लोकसभा में और 2 सदस्यों का चुनाव 12 सदस्यों राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी वैधानिक शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है तीसरे प्रकार की शक्तियों का भी यहाँ वर्णन किया गया है, वित्तीय शक्तियाँ। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। वह केंद्रीय सरकार को किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए इस फंड में से व्यय करने को आज्ञा दे सकता है। वित्त संबंधी मामलों में परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जैसे राष्ट्रपति के न्यायालयों से दंडित लोगों को दंड कम कर सकता है या स्थगित खत्म भी कर सकता है। यदि चाहे तो क्षमादान भी दे सकता है। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, उसे संघीय कानून के अवहेलना के कारण दंड दिया गया हो, उसे किसी सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो परंतु ऐसा करने पर किसी भी अधिकारी की शक्ति पर प्रभाव न पड़ता हो। राष्ट्रपति दंड को केवल कम या अक्षमा कर सकता है, उसे बढ़ा नहीं सकता। राष्ट्रपति अपनी इन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग गृह सचिव की सलाह पर करता है, होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी। के भारत को आपातकालीन शक्तियाँ 3 धाराओं के अंदर प्राप्त है, 352, 356 और 360। यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह पर इसकी संभावना से उत्पन्न संकट हो जाता है तो 352 आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है संवैधानिक मशीनरी के फेल होने के कारण राज्यों में संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति कोई उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति 356 धारा का प्रयोग कर सकता है। और यदि फाइनेंशियल या कोई वित्तीय गड़बड़ हो जाती है देश के अंदर तो वहाँ पर वित्तीय दिवालिया की संभावना हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का प्रयोग कर सकता है। तो नेक्स्ट है आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति पार्लियामेंट द्वारा होनी चाहिए। कि आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है राष्ट्रपति तब उसको भारत की संसद उसको 2/3 बहुमत से
पास कर दे और वो राष्ट्रपति के पास भेज, वो आमंत्रित करे या उसको स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे। आपातकालीन घोषणा की अवधि, यदि आपातकाल लागू करना है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर या उससे और भी दो बार एक्सटेंशन दी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर का समय दिया गया है आपातकाल की घोषणा के लिए। लोकसभा मंगवाने की अवस्था में आपातकालीन घोषणा की अवधि बढ़ाने की विधि, अनुच्छेद 352 के अधीन जारी की गई आपातकालीन घोषणा संसद द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात 6 महीने के समय के लिए लागू रहती है। यदि 6 माह के मध्य लोकसभा किसी भी कारण भंग हो जाए तो संकटकालीन घोषणा की अवधि 6 माह से अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, परंतु उसे 30 दिन के अंदर उसकी स्वीकृति की घोषणा स्वयं नहीं होती तो 30 दिन के अंदर वो उसका अवधि समाप्त हो जाती है। इसमें कई बार विशेष शक्ति का भी राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा न्याय योग्य है। 1975 में जैसे संसद द्वारा पारित किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352, 56 और 60 के अधीन राष्ट्रपति की ओर से जारी की गई घोषणा को फैसले के किसी भी न्यायालय को में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु 1978 संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आपातकालीन घोषणा को न्यायोचित बना दिया गया। यदि इसमें कोई परेशानी लगती है तो उसको न्यायालय में जाया जा सकता है। घोषणा के प्रभाव, इफेक्टिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। संसद अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रता को स्थगित कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के विषय में निर्देश दे सकती है। तो इस पर एक विशेष नोट है, इस प्रकार को आपातकालीन घोषणा चीन के आक्रमण के समय 1962, पाकिस्तान के युद्ध के समय 65 और इसी प्रकार से 71 और 75 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, संवैधानिक मशीनरी के फेल होने के कारण राज्यों में उत्पन्न संकट। तो ये 356 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और संसद की स्वीकृति ली जाती है। यह घोषणा आरंभ में केवल 2 माह के लिए लागू रह सकती है। 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि संसद में 2 माह के समय में इस घोषणा को स्वीकार नहीं करती तो घोषणा समाप्त हो जाती है। तो ये जो घोषणा की जाती है 356 की इमरजेंसी की, तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। जिस प्रकार से आपातकालीन घोषणा को रद्द कर सकता है। उदाहरणतः 12 फरवरी 1999 को राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार बिहार में राष्ट्रपति या जनता दल की राबड़ी देवी सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश जारी किया था और 26 फरवरी को लोकसभा ने राष्ट्रपति के आदेश को स्वीकृति दे दी। उसमें वाजपेयी के दिन साझा सरकार को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था। सरकार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के आदेश के पास होने की कोई संभावना नजर नहीं आती थी, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति आदेश को राज्यसभा में भेजने के स्थान पर राष्ट्रपति को अपना आदेश वापस अथवा रद्द करने की सिफारिश की थी। घोषणा की अवधि, संसद द्वारा ऐसी घोषणा एक समय में 6 मास तक लागू रह सकती है। संसद एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह समय 6 माह के लिए और बढ़ा सकती है, परंतु राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 356 के अनुसार जारी की गई घोषणा को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रखने की स्वीकृति संसद तभी देगी जब 2 शर्तें पूरी होंगी। भारत में या राज्य आपातकालीन घोषणा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत लागू हो। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को यह प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उस राज्य में सामान्य चुनाव नहीं करवाए जा सकते। नेक्स्ट है घोषणा के प्रभाव। राष्ट्रपति संबंधी राज्य सरकारों के सभी अथवा कुछ कार्य अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को भंग कर सकता है और वैधानिक स्थितियां संसद को सौंप सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इन सभी आदेशों की स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी आदेश लागू नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपातकालीन की घोषणा जून 2006 तक 114 बार लागू की गई है।
तीसरा है वित्तीय संकट। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण भारत था किसी भी भाग की साख संकट में, तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यदि यह घोषणा संसद द्वारा 2 माह के भीतर स्वीकार न की जाए तो वह स्वयं समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में।